हेलो दोस्तों, मेंटल हेल्थ मैटर्स के एपिसोड नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका साइकियाट्रिस्ट दोस्त डॉक्टर प्रशांत गोहिल अहमदाबाद से। आज हम हमारे एक नए सब्सक्राइबर के साथ जुड़े हैं। आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि उनको क्या तकलीफ है, कौन सी बीमारी है, कौन कौन सी मेंटल हेल्थ इश्यू से वो गुजर रहे हैं, उनका डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे। पूरी डिटेल में हिस्ट्री लेंगे, केस स्टडी करेंगे और केस स्टडी के एंड में एक प्रॉपर डायग्नोस बना के उनका ट्रीटमेंट प्लान हम बनाएंगे। तो मेक श्योर आप एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहिए। नमस्ते, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम सर शोएब है। शोएब जी बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक जी, है। शोएब जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? लखनऊ से सर। लखनऊ से, ठीक है। जी, शोएब जी, आप अपनी एज बताइए। हमारा एज 36। 36 ईयर्स, ओके, जी, ठीक है। और आप वर्किंग हैं, अभी कुछ काम कर रहे हैं शोएब जी? न, नहीं सर, अभी नहीं कुछ कर रहे हैं। कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जी और आपके घर में कौन कौन है शोएब जी? जी, हमारी वाइफ है और 5 बेटियां हैं। 5 बेटियां हैं और एक वाइफ है और आप, मतलब जी टोटल आप 5 6 7 लोग हो गए, है ना? ठीक जी है। जी तो शोएब जी बताइए कि क्या तकलीफ है और आपने कैसे सोचा कि आपको ये पॉडकास्ट में आना है और अपनी तकलीफें शेयर करनी है? जी सर, ऐसे ही हमको लगा जो है कि अपनी बात जो है शेयर करना है। हमेशा तो एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है। एंजाइटी रहती है? अच्छा, थोड़ा जी एंजाइटी को डिस्क्राइब करिए, क्या क्या होता है आपके साथ, क्या एंजाइटी होती है? जी सर, हम जो है कहीं जैसे बाहर निकलेंगे या कहीं भीड़ भाड़ में हुए जो है, तो वहां पे हमको बहुत ज्यादा मतलब डर फील होगा। जो है वहां से कोशिश करेंगे जो है जल्दी निकलने के लिए, अच्छा, कुछ हो ना जाए यहाँ पे। अच्छा, ओके। तो आपको लगता है कुछ हो जाएगा? जी जी, अच्छा, क्या हो जाएगा, ऐसा क्या लगता है आपको, क्या? कोई नुकसान ना पहुंचाए दे हमें। अच्छा, किस तरह का नुकसान, फिजिकल नुकसान या फिर चोरी कोई कर ले, किस तरह का नुकसान? फिजिकल मतलब कोई हमें जो है मार ना दे या कुछ। कोई आपको मार ना दे? जी ओके, जी, मतलब जान से मार ना दे या फिर किसी और तरीके से, जैसे हाथ पांव लग नहीं, जाए या फिर किसी ने हाथ उठा लिया, उस तरह का मारना? जान से। जान से मारने का आपको डर लग रहा है कि जी शायद आपको बाहर आप जाओगे तो कोई जान से मार देगा? अच्छा, जी जी तो ये जब होता है तब आप क्या करते सर, हम वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। हैं? अच्छा, तो तुरंत आप वहां से निकल जाते हैं या फिर आप कहीं को ना देख के बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा टाइम रिलैक्स होके फिर वापस से अपने काम में लग जाते हैं, या कंप्लीटली भाग ही जाते हैं आप वहां से? सर, हम भीड़ भाड़ से जो है अलग हो जाते हैं। मतलब अकेले जो है एक जगह पे कहीं जो है जाके जी, बैठ जाएंगे। अच्छा, तो भीड़ भाड़ से आप थोड़ा अलग हो जाएंगे, एक जगह पे जाके बैठ जाओ, ठीक है। जी जी तो ये एक डर है आपका, ये एक एंजाइटी है, एक फोबिया है कि आपको बाहर निकलने में दिक्कत होती है, लोगों के बीच में दिक्कत होती है, भीड़ भाड़ में दिक्कत होती है ना? जी ठीक है। जी। और किसी तरह का डर औ- इसके अलावा? और किसी से कुछ से अगर बहस हो गया या कुछ भी बात बात हो गई, मतलब ऐसे छोटी मोटी बात, मतलब हाँ, तो बाद में उसको लेके जो है हम बहुत टाइम तक जो है हमको परेशान होते हैं। हम जो है हाँ, कि कहीं वो बाद में मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। अच्छा, इस तरह के मतलब ख्यालात बहुत ज्यादा मतलब आते रहेंगे। मतलब 24 आवर चलेगा कम से कम। अच्छा, ठीक। तो सपोज करिए किसी से आपकी आर्ग्यूमेंट हो गई, तो आप जैसे जी बता रहे हैं कि वो आर्ग्यूमेंट होने के बाद आपको उस इंसान से डर लगता है कि जिससे आपकी हाँ आर्ग्यूमेंट हुई, वो कहीं जी जी आपको नुकसान ना पहुंचाए। जी, हमको ना पहुंचा दे या हमारे किसी चीज पे या मतलब जी, फैमिली पे। अच्छा, या आपको या फिर आपकी फैमिली को नुकसान ना पहुंचे, वैसा डर लगता है? जी 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 ठीक है, समझ गया, ठीक है। इसके अलावा और कोई डर? सर, हेल्थ एंजाइटी बहुत जबरदस्त रहे। हेल्थ एंजाइटी हेल्थ है? जी, अच्छा, मतलब थोड़ा कुछ भी कहीं भी एक्सप्लेन करिए जी। कहीं भी कुछ भी मतलब थोड़ा सा भी कुछ होगा जो है दर्द होगा, या कहीं से कुछ ब्लड आया या कुछ भी मतलब कुछ भी हुआ जो, तो उसको हम बहुत बड़ा सोच लेते हैं कि मतलब हमें कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं हार्ट ओके, तो नहीं हो गया, कहीं जो है हमारी किडनी तो नहीं फेल हो गई, लीवर तो नहीं डैमेज हो गया। अच्छा,
ओके। हाँ मतलब जैसा जो भी दर्द या कुछ भी रहेगा तो उस तरीके के ख्यालात मतलब आते रहते हैं। जी, तो आप बोल रहे हैं कि कोई भी तकलीफ होती है शरीर में तो आपको उस तकलीफ को लेके, उस फिजिकल सिम्टम को लेके, जी जी पेन को लेके आपको एक्सट्रीम थॉट्स आते हैं कि कहीं जी आपको जी कैंसर नहीं हो गया या फिर किडनी खराब नहीं हो गई या लिवर खराब नहीं हो गया, ऐसे थॉट्स आते हैं। जी जी। अच्छा, और ये सब कब से हो रहा है आपको? ये सर 2009 से शुरू हुआ है। 2009 से? जी ओके, मतलब तकरीबन 16-17 साल हो गए आपको इस तकलीफ के जी साथ जी जीते हुए। ठीक है। अ, तो ये जो आपने अभी एंजाइटीज बताई, आपकी जो फियर बताए, बाहर जाने का फियर, भीड़ भाड़ का डर, हेल्थ एंजाइटी के बारे में बताया, आर्गुमेंट किसी से ना हो उस चीज का डर, इसके जी। अलावा और कोई स्पेसिफिक डर या फियर आपके माइंड में आ रहा है जो आपने एक्सपीरियंस किया हो? पहले सर मौत से बहुत ज्यादा डर लगता था, मगर अभी मौत तो से एक डर दो लगता चीज था? कम हो गया जी। अच्छा अच्छा। जैसे आपने अपने सिम्टम्स बताए, उसके सिनारियो में अगर हम जाएं, उसके थोड़े डिटेल में जाएं, उसके सेंटर में आने की कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं हर चीज में ये फियर ऑफ डेथ, ये मौत का डर ही कहीं ना कहीं बीच में निकल के आ रहा है, जैसे हम देख पा रहे हैं। क्योंकि भीड़ में भी आपको कहीं लगता है कि कोई मार डालेगा, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गई तो वहां पे भी आपको डर लगता है कि वो नुकसान करेगा या फिर मार डालेगा। इवन हेल्थ एंजाइटी जो है आपकी, वो भी कहीं ना कहीं मौत से ही जुड़ी है, जहां आप सोचते हैं कि आपको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है या फिर कैंसर हो गया है और कैंसर से अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, है ना? तो सेंटर में कहीं ना कहीं सबके फियर ऑफ डेथ ही आ रहा है। ये एक सिग्निफिकेंट चीज है, वो हम थोड़ा ध्यान में रखें। ठीक है। तो हेल्थ एंजाइटी, फियर ऑफ कैंसर, फियर ऑफ डेथ, इसके अलावा और कोई चीज आपके ध्यान में आ रही है अभी जो आपको तकलीफ दे रही हो? मतलब हमेशा जो है पूरी बॉडी में पेन रहेगा, और जो है उदासी रहती है। अच्छा, बॉडी में पेन होता है। जी ठीक है। और उदासी रहती है। जी उदासी नींद रहती है कैसी जो रहती है है आपकी? उदासी। नींद अभी तो सर दवा खाते हैं तो ठीक ठाक आ रही है, मतलब कोई हम्म। बहुत ज्यादा मतलब नहीं आ रही है, मतलब फिर भी ठीक है जो है। जी, तो अभी आप दवाई खा रहे हैं, अभी आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। जी जी। ठीक, ठीक है, ठीक। तो कभी ऐसे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं एंजाइटी के, जैसे बहुत ज्यादा घबराहट होना, हाथ पांव कांपना, पसीना आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना? जी होता है ये जो है कभी कभार, कभी कभी मतलब होगा जो है, दिक्कत जब ज्यादा हो जाती है तो जो है होता है ऐसा। मूड आपका ज्यादातर लो रहता है और ये लो एंजाइटी के रहता है। फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। ठीक है जी, समझ गए। अ, आपकी ये थोड़ी पास्ट हिस्ट्री पे जाते हैं। ठीक है, कि ये सब शुरू कैसे हुआ और फिर आपने क्या किया, सबसे पहले कब आपने ये सब एक्सपीरियंस किया और कैसी स्थिति थी आपकी? सर 2009 में जो है हमको डेंगू हो गया था। ठीक तो है। उस समय जो है ज्यादा तकलीफ हो गया था, जो है प्लेटलेट और हर एक चीज जो है ज्यादा डाउन हो गया था। जी। तो उस समय जो है सब नॉर्मल होने के बाद जो है मैं चले गया था जो है बाहर, दुबई चले गया था। जी। ठीक होने के बाद जो है काफी दिन बाद जो है 3-4 महीने के बाद, जी। तो वहां पे हमको जो है 15-20 दिन हुआ पहुंचते। बहुत अच्छे थे मतलब हर एक चीज वर्किंग वर्किंग सब कुछ बहुत बढ़िया था, मतलब कोई जी। दिक्कत नहीं था। जी। और वहां पे अचानक से हमको जो है घबराहट शुरू हुई। जी। ऐसे कोई कुछ बात भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे मतलब अचानक जो है हमको घबराहट ऐसे शुरू हुई यही। इसी घबराहट में जो है, अब वहां पे डॉक्टर को बताते थे तो कोई कुछ समझता नहीं था घबराहट क्या है क्या नहीं है जो है। हम्म। हम्म। मतलब फिर वहां पे फिर हमको जो है कुछ दिन ऐसे कंटिन्यू जो है घबराहट रहती थी जो है। हम्म। उसके बाद हमको पैनिक अटैक आ गया था। उसके बाद में जो है हमारे चेस्ट में जो है पेन बहुत ज्यादा होने लगी, हम्म। इतना तो ज्यादा एंजाइटी होती थी पैनिक कि अटैक के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए, तो उस टाइम जी। में आपने साइकेट्रिस्ट को दिखाया था, डॉक्टर को? नहीं 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 सर, ये सब पता ही नहीं था साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है किसको दिखाना है, मतलब नॉर्मल डॉक्टर को जाके दिखा लेते थे। हम्म। हम्म।
जी तो यहाँ पे अपनी ऑडियंस के साथ एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होता है। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है, और पता होता है कि साइकेट्रिस्ट क्या होता है। ये एक जो मन का या दिमागी बीमारी का डॉक्टर होता है उसको साइकेट्रिस्ट कहते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ी चुभती है हमको भी कि लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस लाने के लिए ही हमें इस तरह के स्टेप लेने पड़ते हैं। ऐसे वीडियोस के जरिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करना पड़ता है। तो सबको पता होना चाहिए कि जो दिमागी बीमारियां होती हैं, मन की बीमारियां होती है, उसके भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं। कभी भी आपको ऐसा लगे कि मन की कोई तकलीफ है तो आपको फिजिशियन डॉक्टर या फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास ना जाके आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब फिजिकल इश्यूज हैं तो आप उनके पास जाएं ही ना। आप जाएं इनके पास, रिपोर्ट सारे कराएं। अगर रिपोर्ट सारे नॉर्मल आते हैं तो फिर आपको साइकियाट्रिस्ट की ही जरूरत है, आपको फिर फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जी, ठीक है। तो शोएब जी, फिर कब ऐसा मोड़ आया, कब ऐसा टाइम आया कि जब आपको लगा कि अभी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? फिर आपको कैसे पता चला कि साइकियाट्रिस्ट भी ऐसे डॉक्टर होते हैं? सर, फिर वहां पे हम जो है 2010 में जो है रिटर्न चले आए। जो है बहुत तकलीफ जो है ज्यादा बढ़ गई। वहां पे ईसीजी बराबर होती थी हमारी। जो है महीने में एक मरतबा ईसीजी और ये चेस्ट का एक्सरे जो है ये सब सब नॉर्मल आता था जो है। ईसीजी वगैरह, चेस्ट का एक्सरे आप खुद करवाते थे जी या जी डॉक्टर जी। रिकमेंड करता? नहीं नहीं, डॉक्टर ही कमेंट करता था। जी। और बीपी उस समय हमारा जो है हमेशा बढ़ा हुआ रहता था। मतलब 180 130 ऐसे रहता था। ओके। तो फिर दिक्कत ज्यादा होने लगी। ऐसा मतलब जब सोने के लिए जाता था तो जो है हार्ट में इतना दर्द होता था, ऐसा लगता था अभी जान निकल जाएगी। जी। तो उस समय हम इमरजेंसी में बराबर जो है जाते थे जो है हम्म। दिखाने के लिए, मगर कुछ भी नहीं निकलता था। जो है सब नॉर्मल रहता था। जी। तो फिर उसके बाद चले आए इंडिया। जो है इंडिया आके फिर यहाँ भी मतलब हार्ट वाले को वैसे भी डॉक्टर को दिखाया। जो है सब हम्म। सब नॉर्मल था। तो थोड़ा बहुत जो है उन्होंने कुछ दवा दिया, मेडिसिन जो है हार्ट का जो है ठीक हुआ जो है। उसके बाद में ये मतलब हमको एंजाइटी तो होती ही रहती थी, मगर हम्म। ये है कि कुछ हार्ट का जो पेन था वो जो है कम हो गया था। जी। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब हमेशा बार बार होता था, नहीं। जी। अभी हाँ, तो ऐसे 2015 तक मतलब चला। जी। 2015 में जो है हमारे एक मतलब क्लोज में जो है का डेथ हो गया जो है। हम्म। तो उस समय मैं मुंबई में था जो है। हमें जब उनका हुआ जो है अचानक ऐसे हो गया जो है। तो उस समय हमको जो है सर इतना ज्यादा दिक्कत होने लगी जो है अच्छा। कि जैसे हम जो है आंख बंद करते थे हम्म। तो ऐसा लगता था अभी हम जो है मर जाएंगे। ओके। तो कंटिन्यू जो है 15 दिन तक ऐसे चला सर। तो आपको ऐसा लगता था कि आंख बंद करेंगे तो मर जाएंगे? जी। तो फिर नींद का कैसे आप मैनेज करते थे? तो उस समय सर ऐसे जो है 15 दिन तक ऐसे मतलब चला जो है। बस ऐसे जागते रहा, मतलब आंख जैसे थोड़ा सा बंद करता था ऐसा लगता था अभी जान निकल जाएगी। तो फिर जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। हाथ पैर जो है ठंडा हो गया बिल्कुल एकदम। तो आपने सोना भी अवॉइड किया, नींद भी अवॉइड करी, बिकॉज आपको डर था कि आंख बंद करेंगे तो कुछ हो जाएगा? जी जी। ठीक है। फिर आपने कोई दवाई वगैरह स्टार्ट करी कि नहीं? जी फिर दवा स्टार्ट हुआ जो है। हम्म। फिर दवा स्टार्ट हुआ तो साइकियाट्रिस्ट के पास ही मतलब इलाज चालू हुआ, मगर वहां पे 2 बार दिखाया जो है, मगर कुछ उससे कुछ भी 9-10 का भी वो नहीं हुआ। साइकेट्रिस्ट को दिखाने के बाद असर नहीं हुआ या किसी और डॉक्टर को दिखाया था? मैं साइकियाट्रिस्ट को ही दिखाया था, मगर कुछ उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ा जो है। अच्छा। आपको दवाई के नाम याद है? कौन सी दवाई आपको स्टार्ट करेगी? सर उसमें जो है था पेन 40 था। पेन 40? और ठीक है, वो जी एसिडिटी की और दवाई होती है। और जी जी और उसमें जो है एक था वो क्या नाम है अपना अल्प्राजोलाम था 0.5। अल्प्राजोलम। जी
एंजाइटी के लिए काफ़ी बढ़िया दवाई मानी जाती है अल्प्राज़ोलम। अल्प्राज़ोलम का एक ही तकलीफ है कि इसकी हैबिट बहुत जल्दी लग जाती है। अल्प्राज़ोलम पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक ऊपर मैं आपको आई बटन में नहीं दूँगा, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। तो फिर अल्प्राज़ोलम स्टार्ट करने के बाद और पैन-40 स्टार्ट करने के बाद आपको कैसा लगा? कुछ भी अच्छा, कुछ भी महसूस अच्छा नहीं हो रहा था, कुछ भी अच्छा फील नहीं हुआ। मतलब रिलीफ नहीं, मिला। ठीक है। नहीं फिर रिलीफ नहीं मिला। फिर मतलब एक और भाई मतलब थोड़ा क्लोज में थे, उन्होंने बताया चलो दूसरे को दिखाते हैं। हुँ, तो मतलब दूसरे डॉक्टर को गए दिखाए, तो वहां पे जैसे दिखाए तब फिर वहां का जैसे पहला खुराक ही खाया जो है, उसके बाद हमको काफी आराम मिल गया। ऐसा लगता था मतलब पूरा जितनी मतलब आज तक मैं कभी खुश नहीं हुआ, उस हुँ, दिन इतना खुश हो गया था, इतना मतलब अच्छा लग रहा था। हुँ। तो दूसरे डॉक्टर को जैसे ही आपने दिखाया, आपको बहुत अच्छा फ़ील होने लगा। वो जी आप जी। बता सकते हैं कौन-सी दवाई थी अगर आपको याद है तो? एक था जेपी था, क्लोनाजिपाम ज़ेपिस। 0.5, ओके, लोराजिपाम था ठीक है, 1 mg, ठीक है। और एसिटालोप्राम था जो है जी, 5 mg का, ठीक है। और और एक एमिसल्फाइड था कौन से डोज़ में दी 16 गई थी एमिसल्पिराइड आपको याद है कुछ? 50 mg। 50 एमजी, ठीक है। तो इन दवाइयों से आपको काफ़ी बेटर महसूस हुआ। इसका रीज़न आपको जानना ज़रूरी है और ऑडियंस को भी मैं बता रहा हूँ कि इसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहले जो साइकियाट्रिस्ट ने आपको कंसल्ट किया, वो था अल्प्राज़ोलम और पैन-40। तो ये जो है बेंज़ोडाइज़ेपिन की मेडिसिन है अल्प्राज़ोलम, वो शॉर्ट टर्म टेम्पररी आपकी एंग्जायटी को ठीक करती है, लेकिन जो आपकी ओवरऑल जो एंग्जायटी है, उस पे वो असर नहीं करती। उसके लिए एसएसआरआई या फिर एसएनआरआई में से कोई भी एक मेडिसिन का होना ज़रूरी है। आपके सेकंड साइकियाट्रिस्ट ने आपको एसिटालोप्राम पे स्टार्ट करी, साथ में क्लोनाज़ेपम और लोराज़ेपम पे भी रखा। तो दोनों दवाइयाँ, एक जो शॉर्ट टर्म एंग्जायटी ठीक करती हैं, वो भी आपको प्रिस्क्राइब करी, और जो एंग्जायटी के लिए प्रॉपर जो मेडिसिन दी जाती है उसको रोकने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, जो एसिटालोप्राम एसएसआरआई ग्रुप की दवाइयाँ हैं, वो भी उन्होंने स्टार्ट करी, और इसी की वजह से आपकी एंग्जायटी में आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट मिला। तो अभी के सिनेरियो में आते हैं शोएब जी। अभी 2026 चल रहा है, और अभी आपकी कौन-सी दवाइयाँ चालू हैं? अभी सर, अभी हमको जो है एसिटालोप्राम है 15 mg, ठीक है। एक है परमाल 20 mg, और 0.5 mg जो है वो है क्लोनाजिपाम। दोनों एक ही उसमें है। तो इतने टाइम में आपकी स्टार्टिंग थी एसिटालोप्राम 5 एमजी से शुरू करा, और आप एसिटालोप्राम 15 एमजी पे शिफ्ट हो गए। मतलब धीरे-धीरे स्लोली बिल्ड हुई, 5 एमजी से 10 एमजी पे आए होंगे, 10 एमजी से 15 एमजी पे आए होंगे। तो एक एसएसआरआई आपकी अभी चल रही है, क्लोनाज़ेपाम 0.5 ये भी चल रही है। तो सोहेल जी बताइए, ये जो दवाई आपकी अभी चल रही है, उससे कैसा है? उससे आपका रिस्पॉन्स कैसा है? इससे सर हमको जो है हेल्थ एंजाइटी बहुत ज्यादा, मतलब वैसे शुरू वाला हेल्थ एंजाइटी बहुत जबरदस्त है। अभी हो रहा है हेल्थ एंजाइटी आपको? नहीं जी जी, हेल्थ एंजाइटी बहुत जबरदस्त है। ओके, ठीक है। तो हेल्थ एंजाइटी में आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और जो दूसरा था, जी, लोग कुछ कर डालेगा, कोई मार डालेगा, वो फियर कैसा है ये? वो तो फिर जो है कम है सर। कम है, ठीक है, जी। अच्छी बात है। श्वेत जी, दूसरी चीज जाननी जरूरी है, आपकी फैमिली में किसी को किसी भी तरह की दिमागी बीमारी रही है? नहीं सर। ओके। आपको कोई हैबिट, जैसे स्मोक करना, ड्रिंक करना, ऐसे कोई आदत वगैरह, नशा वगैरह? तम्बाकू का सर हमको जो है, तम्बाकू हम खाते हैं बाकी, और कोई नशा नहीं है जो है फैमिली में ये कोई मतलब ऐसा। ठीक, ठीक। सो शोएब जी, आपकी केस स्टडी लेने के बाद, आपकी डिटेल हिस्ट्री लेने के बाद, एक चीज़ समझ में आ रही है कि आपको जो तकलीफ है, इसको जैसे आप समझ पा रहे हैं, हेल्थ एंजाइटी, तो एक लेमन टर्म में अगर हम समझने की कोशिश करें, जो आम जनता जो जानती है इस चीज़ को, तो उसको हेल्थ एंजाइटी ही कहते हैं। हेल्थ एंजाइटी के अलग अलग प्रकार होते हैं।
और जो मोस्ट कॉमन आजकल हम देखते हैं वो यही होता है, हेल्थ एंजाइटी, कि आपकी हेल्थ के रिलेटेड आप एंशियस रहते हो, हेल्थ के रिलेटेड आप ओवर कंसर्न रहते हो। तो थोड़ा इसके बारे में मैं लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये चीज क्या है और आप भी अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो हेल्थ एंजाइटी है उसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस के नाम से जानते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियासिस और उसके अलग दूसरे भी नाम है जो अलग अलग किताबों में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला नाम इसका हाइपोकॉन्ड्रियासिस दिया गया। उसके बाद जो डीएसएम हमारी किताब है उसको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर का नाम दिया गया और अभी इसको सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं जो अलग अलग साइकियाट्रिस्ट अपने तरीके से यूज करते हैं। इसका जो मेन सिम्टम होता है, जो मेन जो तकलीफ होती है वो होता है मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन मतलब कि आपके शरीर में कोई तकलीफ हो रही है, उसको आप अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाते, उसको मिस इंटरप्रेट करते हो और आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा कोई तकलीफ है या बहुत ही बड़ी कोई तकलीफ है। ऐसी कोई तकलीफ कि जहाँ आपकी जान को खतरा हो सकता है, कि जहाँ आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। जैसे आपको कफ हुआ, ठीक है अभी, तो जो नॉर्मल इंसान रहेगा जिसको बीमारी नहीं है वो सोचेगा कि इट्स नॉर्मल कफ, मुझे अभी जुकाम वगैरह है तो ये नॉर्मल कफ है। जिसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस है, जिसको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, वो क्या सोचेगा कि मुझे टीबी हो गया है ना, ये नॉर्मल कफ नहीं है, ये टीबी हो गया है। और कोई छोटा मोटा टीबी भी नहीं, ऐसा वाला टीबी जिससे मेरी जान को खतरा हो सकता है, जिससे शायद मेरी जान जा सकती है। तो ये हो गया एक नॉर्मल कफ का मिस इंटरप्रिटेशन। कभी किसी को पेट में दर्द होता है ना, कभी किसी को पेट में दर्द के साथ बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे पेट का कैंसर हो गया। कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन हो जाए तो उनको ऐसा लगेगा कि मुझे इंटेस्टाइन का जो आंत है उसका मुझे कैंसर हो गया। कभी किसी को चमड़ी में दर्द होना स्टार्ट हो जाए या मसल पेन हो जाए तो उनको ये लगेगा उनको चमड़ी का कैंसर हो गया या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई और वो बचने वाले नहीं है। तो इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, वो बार बार डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, एक ही चीज वो बार बार डॉक्टर को बताते रहते हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। डॉक्टर पूरा चेकअप कराता है, पूरा उनका जो फुल बॉडी चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं, ईसीजी होता है, सीटी स्कैन, एमआरआई तक भी कभी कभी हो जाता है। इसी सारी के सारे रिपोर्ट्स उनके नॉर्मल आते हैं। नॉर्मल रिपोर्ट दिखाने के बाद भी पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि वो बिल्कुल ठीक है। वो बार बार डॉक्टर से रीएश्योरेंस लेने के लिए जाते रहते हैं। तो डॉक्टर जब कहता है कि आप बिल्कुल ठीक हो तो उस टाइम के लिए उनको अच्छा तो लगता है, वो घर चले जाते हैं। लेकिन घर पे जाने के बाद वापस से वही थॉट्स उनके माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर वो वापस से जब थॉट्स आते हैं तो वापस से डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर से चेकअप कराते हैं। और जब डॉक्टर वापस से रीएश्योरेंस देता है तो कहीं ना कहीं उनको ये भी डाउट होने लगता है कि डॉक्टर को कुछ आता नहीं है, डॉक्टर को कुछ पता नहीं है। तो ऐसे चक्कर में वो डॉक्टर चेंज कर देते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन दूसरे डॉक्टर के पास जाते टाइम वो ये नहीं बताते कि वो पहले भी डॉक्टर के पास जा चुके हैं, पहले भी सारे रिपोर्ट्स करवा चुके हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं। बिकॉज उनको ये लगेगा कि सब मैं अगर नॉर्मल बोल दूंगा तो इसको भी ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। और उनको सब नॉर्मल नहीं सुनना होता है, उनको ये सुनना होता है कि हाँ कुछ बहुत बड़ी तकलीफ है। तो अगर कोई डॉक्टर उनको ये कह दे कि उनको कोई बड़ी तकलीफ है तो वो उस डॉक्टर के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर गलती से भी ये कह दे कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको मेरी जरूरत नहीं है, तो फिर वो उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो ये एक हैबिट होता है, ये एक वो पैटर्न बना लेते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट देखे हैं ऐसे जो 40-40, 50-50 डॉक्टर के पास जाके फिर हमारे पास आते हैं, थक हार के कंटाल के हमारे पास आते हैं कि इतने ज्यादा डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, लाखों रुपए इन्वेस्टिगेशंस में, रिपोर्ट्स में हम खर्च कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। फिर जाके हम हमारी मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, थेरेपी स्टार्ट करते हैं और उससे उनको काफी हद तक रिलीफ मिलता है। तो ये एक हैबिट उनका, एक पैटर्न बन जाती है। अब थोड़ा कॉजेज की बात करें तो ऐसा होता क्यों, ये भी जानना जरूरी है। तो कभी कभी ये चीजें फैमिलियल होती है, जेनेटिक्स में आती है कि आपके घर में किसी को ऐसी कोई एंजाइटी की बीमारी नहीं हो तो आप में आ सकती है। या फिर दूसरा कॉज होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जैसे अगर आप छोटे थे, आपकी फैमिली में किसी को बहुत बड़ी बीमारी थी और उस बीमारी से उनकी डेथ हो गई और आपने वो चीज ऑब्जर्व करी कि वो कैसे बीमार थे, वो किस तरह से परेशान हुए उस बीमारी में, वो सारी चीजें आपके माइंड के अंदर चली गई, वो आपके माइंड के अंदर घर बना लेती है। तो आपको एक डर बैठ जाता है कि छोटी भी चीज आपके साथ होती है तो आप उस डायरेक्ट
उस एक्सपीरियंस के साथ खुद को कनेक्ट कर लेते हो जो आपने बचपन में देखा था या ऑब्जर्व किया था। तो ये तो हो गया पर्सनल। कभी-कभी सुनने में भी ऐसा होता है, जैसे मूवी में देख लिया किसी की डेथ हो गई, न्यूज़ में देख लिया किसी की डेथ हो गई, या फिर ऐसी कोई आपने किसी से सुन लिया किसी और इंसान से कि ये फलाना जो था पड़ोस में रहता था, इसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। तो वो भी जो चीज़ है आपके माइंड में असर कर सकती है, एंग्ज़ायटी ला सकती है। तो शोएब जी, ये समझ लीजिए कि आपको हाइपोकॉन्ड्रियासिस नाम की बीमारी है। ये एक तरीके की दिमागी बीमारी होती है, मन की बीमारी होती है, और इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? तो 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सीबीटी, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो जो लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, जो लोग काउंसलर के पास जाते हैं, तो काउंसलर उनको सिखाते हैं, उनके माइंड को एक तरह से ट्रेन करते हैं कि जो पैटर्न उन्होंने डेवलप किया है सोचने का, वो गलत है, और उस पैटर्न को सही करने में हेल्प करते हैं। उस पैटर्न के ज़रिए जो उनका नेगेटिव बिहेवियर निकल के आता है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको रैशनलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास रहता है मेडिसिन का। मेडिसिन में जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में भी बताया है कि एसएसआरआई और एसएनआरआई, ये 2 ग्रुप की साइकियाट्रिक मेडिसिन्स होती हैं, जो ये इलनेस, एंग्ज़ायटी या फिर सोमैटिक सिम्पटम या फिर हाइपोकॉन्ड्रियासिस में दी जाती है। और ज़्यादातर केसेस में लो डोज़ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है अलोंग विथ एसएसआरआई। आपके केस में एम्सल्पिराइड 50 एमजी दिया गया था। मुझे लगता है वो बहुत बढ़िया मेडिसिन थी, जिसने आपको ठीक किया, आपकी हेल्थ एंग्जायटी को ठीक किया। वो एक एंटीसाइकोटिक ग्रुप की मेडिसिन है और काफ़ी लो डोज़ में 50 एमजी, मतलब उसका काफ़ी लो डोज़ होता है। वो हम 1200 एमजी तक देते हैं, लेकिन वो अलग बीमारी में होती है, वो स्किज़ोफ्रेनिया साइकोसिस में होती है। जब लो डोज़ होता है, तो वो एंग्जायटी में काफ़ी मदद करती है। तो शोएब जी, अगर आपको अभी हेल्थ एंग्जायटी हो रही है और आप ऑलरेडी एसिटालोप्राम 15 एमजी और क्लोनाज़ेपाम 0.5 एमजी ले रहे हैं, तो आप कंसिडर करना पड़ेगा कि आप एक बार फिर अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, उनके साथ डिस्कस करें कि पहले मुझे एमिसल्पिनिड 50 एमजी पे काफ़ी अच्छा हो गया था, तो वो वापस से ऐड हो सकती है कि नहीं? मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि वो आप ऐड करिए। अगर उससे नहीं होता, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे कि एरिपिप्राज़ोल, जैसे कि फ्लूपेंटिज़ोल। ये कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो एसिटालोप्राम के साथ अगर आप स्टार्ट करेंगे, तो आपकी जो बची-कुची एंग्जायटी है, जो अभी भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। ठीक है जी शोएब जी? जी, जी, सर। मगर सर डॉक्टर हमने बदल चेंज कर दिया है सर। जी। कोई बात नहीं, डॉक्टर चेंज किया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट ही होना चाहिए और कोई फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होना मैंने चाहिए। साइकियाट्रिस्ट ही है, केजीएमसी में दिखाया था। जी। तो साइकियाट्रिस्ट है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं एक एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन लो डोज में देने के लिए अलोंग विथ एसिटालोप्राम। आई होप कि वो आपके केस में काफ़ी हेल्प करेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ शोएब जी, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे साथ जुड़े। उनका हमने डिटेल में हिस्ट्री लिया, केस स्टडी किया, और केस स्टडी के बाद हमें पता चला दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम इलनेस, एंजाइटी डिसऑर्डर और हाइपोकॉन्ड्रियासिस जिसे कहते हैं। हमने उनके साथ उनका ट्रीटमेंट प्लान भी डिस्कस किया। आई होप कि जो मैंने उनको रिकमेंड किया है वो उस तरह से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, फिर से अपने साइकेट्रिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे और जल्दी से वो ठीक हो जाएंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है मेंटल हेल्थ रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इससे पहले भी ऑलमोस्ट सिमिलर एक केस था, जो हमारा मेंटल हेल्थ मैटर का एपिसोड नंबर 1 था। वो अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।